बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिंस लर्निंग सेंटर में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीकॉम 5th सेमेस्टर के कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के सेकंड यूनिट की। ऑलरेडी हमने सेकंड यूनिट में एक लेक्चर अपलोड कर रखा है। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आपको वहां से जाकर आप उसको देख सकते हैं, जिसमें हमने डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर के प्रकार कितने होते हैं, कंपनी डिबेंचर का निर्गमन कैसे करती है, यदि इस संस्था को कंपनी में कन्वर्ट किया जा रहा होता है, इस समय यदि कंपनी को कोई लाभ हुआ होता है या कंपनी को लाभ हानि हुआ होता है तो कंपनी उसका एडजस्टमेंट कैसे करती है। और आज के इस वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक्स जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, फाइनल स्टेटमेंट क्या होता है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है, इन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा लाभ और हानि वर्गीकरण कैसे किया जाता है। मतलब लाभ और हानि का वर्गीकरण कैसे करते हैं हम। तो लाभ और हानि को सामान्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक होता है राजस्व लाभ हानि। राजस्व लाभ हानि जैसे कि यह व्यापार की सामान्य गतिविधियों से होती है, जैसे कि बिक्री पर लाभ या फिर वेतन, किराया, ब्याज आदि से संबंधित या लाभ एवं हानि खाते में आता है। तो राजस्व लाभ हानि क्या होता है, जैसे कि हमने किसी प्रोडक्ट की बिक्री की है, कंपनी ने किसी प्रोडक्ट की बिक्री की, उससे लाभ हो रहा है, वेतन से या फिर कहीं किराया पा रहा है या फिर कहीं ब्याज से आ रहा है पैसा। तो ये सब लाभ हानि जो होता है ये राजस्व लाभ हानि के अंतर्गत आता है। उसके बाद एक होता है पूंजीगत लाभ हानि। ठीक, पूंजीगत लाभ हानि कहने का मतलब यह व्यापार की गैर नियमित गतिविधियों से होता है, जैसे कि भूमि या मशीनरी पर बिक्री पर लाभ या हानि। यह आमतौर पर बैलेंस शीट में पूंजी भंडार के रूप में दिखाया जाता है। जो पूंजीगत लाभ होता है ये क्या होता है, ये आमतौर पर बैलेंस शीट के पूंजी भंडार में के रूप में दिखाया जाता है, क्योंकि पूंजी जो है हमारे पूंजी से लाभ हो रहा है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ज़मीन है, क्या है, ज़मीन को हम सेल आउट कर देते हैं या फिर कोई मशीनरी है उसको सेल कर देते हैं या वहाँ से वो ख़राब हो जाती है मशीन, वहाँ से हमें लॉस होता है। तो ऐसे लाभ या हानि जो होते हैं वे पूंजीगत लाभ होते हैं, हानि होते हैं जो कि हमारे पूंजी से होते हैं। ठीक, तो समझ लीजिए एक शब्दों में कहें, दूसरे एक सरल शब्दों में कहें कि पूंजी से होने वाले लाभ या हानि को पूंजीगत लाभ हानि कहा जाता है। ठीक, जो कि पूंजी से हो रहा है। लेकिन राजस्व लाभ हानि क्या होता है, जैसे कि क्या होता है किसी प्रोडक्ट की बिक्री कर रहे हैं, वेतन पा रहे हैं, ब्याज पा रहे हैं, तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब राजस्व लाभ हानि कहलाते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये लाभ हानि कैसे वर्गीकरण किया जाता है। तो इसको दो भागों में हम वर्गीकृत करते हैं, एक होता है राजस्व लाभ हानि, एक होता है पूंजीगत लाभ हानि। ठीक, अब अगला टॉपिक देखते हैं। तो अगला है वित्तीय विवरण क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वित्तीय विवरण बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये कि वित्तीय विवरण क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। वित्तीय विवरण फाइनेंशियल स्टेटमेंट वे लिखित अभिलेख होते हैं जो किसी संगठन की वित्तीय स्थिति, प्रदर्शन और नकद प्रवाह को एक निश्चित अवधि में दर्शाते हैं। प्रमुख वित्तीय विवरण हैं, देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट वे होते हैं जो लिखित में होते हैं, रिटर्न होते हैं, ओरल नहीं होते, रिटर्न होते हैं, रिटर्न अभिलेख, लिखित दस्तावेज जो किसी संगठन, किसी कंपनी, किसी संस्था की वित्तीय स्थिति मतलब उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल एक्टिविटी, प्रदर्शन और नगद प्रवाह मतलब उसका प्रवाह कैसा चल रहा है, प्रेजेंट टाइम में नगद प्रवाह कैसा उसका एक निश्चित अवधि में दर्शाते, एक टाइम पीरियड के अंतर्गत उसका प्रवाह कैसा है, उसका ग्रोथ कैसा है, ये दर्शाने का कार्य करते हैं। प्रमुख वित्तीय विवरण इस प्रकार हैं, जैसे कि लाभ हानि खाता। लाभ हानि खाता प्रोसेस पीएल जो होता है, पीएल अकाउंट जो होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है, पीएनएल, ये हमें बताता है कि कंपनी है, संस्था है, ये लाभ हो रहा है या इसका लाभ हो रहा है इसमें या फिर हानि हो रही है, ये बताने का कार्य करता जो पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट से हम तुलना कर सकते हैं। ठीक, बैलेंस शीट भी बताता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताने का कार्य करता है। और नगद प्रवाह विवरण, नगद कैश फ्लो जो होता है, कैश फ्लो, नगद प्रवाह विवरण मतलब कैश फ्लो क्या है, हमारे व्यवसाय में कैश फ्लो कैसा चल रहा है, क्या कैश फ्लो की कमी आ रही है या फिर लगातार वृद्धि की ओर जा रहा है। तो ये तीनों चीज़ें जो होती हैं,
चाहे आप इसको लाभ हानि खाता को ले लीजिए, चाहे बैलेंस शीट को ले लीजिए, या फिर कैश फ्लो को ले लीजिए, ये तीनों क्या होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताने का कार्य करते हैं। अर्थात कंपनी संस्था की ग्रोथ के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं कि वह संस्था की ग्रोथ कैसी हो रही है, उसका स्टेटमेंट क्या है, फाइनेंशियल इसका एक्टिविटी कैसी है। उसके बाद इसके माध्यम से निवेशक, ऋणदाता, प्रबंधन एवं अन्य हितधारक यह जान सकते हैं कि कंपनी की आर्थिक स्थिति क्या है। यह विवरण कंपनी की आय, व्यय, परिसंपत्तियों, दायित्वों और इक्विटी को दर्शाते हैं। ये विवरण नियमानुसार तैयार किए जाते हैं और पारदर्शिता बनाए रखने में मदद करते हैं। देखिए, इन्हीं स्टेटमेंट के द्वारा, चाहे वो लाभ हानि खाता हो, चाहे बैलेंस शीट हो, या फिर नगद प्रवाह हो, अगर कोई नया लेनदार आता है, जैसे अगर कोई नया व्यक्ति आता है जो कि कंपनी का शेयर लेना चाहता है, मान लीजिए कंपनी ने शेयर इशू किया है, तो कोई व्यक्ति किसी कंपनी का शेयर कब लेता है, पहले उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखता है। ठीक, स्टेटमेंट देखता है कि उसका लाभ हानि खाता कैसा है, क्या कंपनी लाभ की ओर जा रही, कंपनी ग्रोथ कर रही है कि नहीं कर रही, उसका बैलेंस शीट कैसा है, उसका कैश फ्लो कैसा है। इन सारी चीज़ों को क्या करता है, एनालाइज करता है, उसको देखता है, रीड करता है, समझता है। और जब ये सारी चीज़ें समझ लेता है तब ही उस कंपनी का शेयर खरीदता है, या उस कंपनी का डिवेंचर खरीदता है, या फिर उस कंपनी में निवेश करता है। तो क्या होता है, ये चीज़ें जो होती हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, नगद प्रवाह, कैश फ्लो जो होता है, ये इन चीज़ों के आधार पर ही कोई निवेशक, ऋणदाता हो, निवेशक हो, प्रबंधन हो, या कोई हितधारक हो जो कंपनी का हित करना चाहता हो, ये सभी क्या कर सकते हैं, ये जानकारी जान सकते हैं। कंपनी की आर्थिक स्थिति क्या है उसको पहचान सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। ठीक, या विवरण नकदी कंपनी की आय, व्यय, संपत्तियों और दायित्वों, इक्विटी को दर्शाते हैं। ये जो विवरण होते हैं ये कंपनी की आय को दर्शाते हैं। कंपनी की आय क्या है, इसमें लायबिलिटी क्या है, कितने दायित्व हैं, और इनकी संपत्ति कितनी है, इनके इक्विटी शेयर्स कितने, पूरा ओवरऑल कंपनी के पूरा एनालिसिस के बारे में ये बताते हैं, लाभ हानि खाता या बैलेंस शीट या फिर नगद प्रवाह। तो ये विवरण नियमानुसार तैयार किए जाते हैं। ये विवरण जो तैयार किए जाते हैं एक नियम के अनुसार तैयार किए जाते हैं, और इसमें पूरी 100% पारदर्शिता होती है, इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं होती, एकदम पारदर्शिता से इसको तैयार किया जाता है। ठीक, तो ये होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये मुख्य रूप से 3 होते हैं, लाभ हानि खाता, बैलेंस शीट और नगद प्रवाह, जो कि किसी भी कंपनी संस्था के फाइनेंशियल एक्टिविटी को बताने का कार्य करते हैं। ठीक, अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है, लाभ और हानि का विवरण का उद्देश्य क्या होता है। जैसे कि अभी हमने देखा प्रॉफिट, हमने बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ देखा, ठीक, स्टेटमेंट देखा, उसमें हमने देखा लाभ हानि खाता, हमने एक देखा लाभ हानि खाता। तो लाभ हानि खाता विवरण जो होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो लाभ हानि खाता किस लिए बनाया जाता है, कहने का मतलब दूसरे शब्दों में, सरल शब्दों में बात करें तो लाभ हानि खाता क्यों बनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या, इसका मोटिव क्या है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है का मुख्य उद्देश्य किसी संस्था या कंपनी की एक निर्धारित अवधि मतलब किसी कंपनी या संस्था की एक निश्चित समय के अंतर, एक निश्चित समय के भीतर हुई कुल आय, मतलब कंपनी ने कुल कितना आय कमाया है, कुल कितनी आय अर्जित की है, कुल व्यय को दर्शाता है, कुल आय और कुल व्यय को दर्शाता है। अर्थात कंपनी ने एक निश्चित समय में, एक निश्चित टाइम पीरियड में कितने आय को अर्जित किया है और टोटल कितना व्यय किया है, मतलब कितना कमाया है और कितना खर्च किया है, ताकि यहाँ दर्शाता है, ताकि यहाँ पता चल सके कि उस अवधि में कंपनी ने कितना लाभ कमाया है या फिर कितनी हानि हुई है। देखिए, ये हमारा जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट होता है ये क्या करता है, एक निश्चित समय में, मान लीजिए हम किसी भी कंपनी का, मानना नहीं है, किसी भी कंपनी का जो होता है 1 अप्रैल से लेकर, हम जानते हैं कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक क्या होता है, ये फाइनेंशियल ईयर होता है। तो हर फाइनेंशियल ईयर में क्या होता है, कंपनी का पूरा क्या होता है, स्टेटमेंट निकाला जाता है, वहाँ पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है, P&L पूरा बनता है, जिससे यह पता चलता है कि कंपनी क्या है, कितना यहाँ पर लाभ कमा रही है, कुल लाभ कमा रही है, कितना कमा रही है या फिर हानि कर रही है। तो इसके लिए क्या, उसका कुल आय क्या आ रहा है और कुल व्यय कितना कर रही है, इन दोनों को एनालाइज करती है। अगर क्या होता है, आय ज़्यादा होता है, आय अगर अधिक होती है और व्यय क्या होता है, व्यय कम होता है,
व्यय व्यय कम होगा और आय अधिक होगी तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी प्रॉफिट में कमाएगी। क्या होगा, कंपनी का प्रॉफिट होगा, क्योंकि कंपनी ने क्या किया है, आय कुल ज़्यादा अर्जित की है लेकिन उन्होंने खर्च कम किया है, तो जाहिर सी बात है वो कंपनी क्या होगी, लाभ कमाएगी। लेकिन वहीं अगर व्यय ज़्यादा हो जाए, व्यय ज़्यादा हो जाए और आय कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, कंपनी को हानि हो जाएगी। ठीक, तो इस लाभ और हानि विवरण से हम यही पता लगाते हैं कि कंपनी एक वित्तीय वर्ष में या फिर एक निश्चित टाइम पीरियड में, एक निर्धारित समय में कितना आय किया है और कितना व्यय किया है, और इसके आधार पर हम कंपनी के प्रॉफिट लॉस को पता कर लेते हैं। ठीक, यह विवरण प्रबंधन को व्यावसायिक निर्णय लेने में सहायक करता है। यह विवरण जो होता है, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो होता है, यहाँ पर जो प्रबंधक होते हैं, मैनेजर होते हैं, यहाँ पर इनके डायरेक्टर जो होते हैं, निर्देशन जो होते हैं, या फिर अन्य हितधारक जो होते हैं, जो कंपनी के लिए कार्य करते हैं, कार्य क्षमता का आकलन करते हैं, माध्यम का प्रदान करते हैं, ये सभी निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं। इन्हीं सभी के आधार पर, इन्हीं डाटा के आधार पर, लाभ हानि अकाउंट के आधार पर, लाभ हानि विवरण के आधार पर ये निर्णय लेने का कार्य करते हैं। इससे यह भी पता चलता है कि कंपनी के संचालन में कितनी प्रभावी आय उत्पन्न हो रही है। यह विवरण कंपनी की पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होता है। यह विवरण जो होता है कंपनी की पारदर्शिता पर और उसके उत्तरदायित्व को निश्चित करने के लिए सुनिश्चित होता है। इसमें क्या होना चाहिए, पूरी 100% पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर कहीं प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने में कोई मिस्टेक कर दी जाती है, एक छोटी सी मिस्टेक हो जाने से क्या हो जाएगा, ये पूरा जो हो जाएगा, पूरा स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। तो इसमें क्या होना चाहिए, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व जो होना चाहिए 100% यहाँ से पारदर्शिता होना चाहिए, तभी आप किसी भी कंपनी के रियल एक्चुअल उसकी ग्रोथ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो ये होता है लाभ और हानि जो अकाउंट होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो होता है, इसका ये उद्देश्य होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टेटमेंट, इसका विवरण का उद्देश्य क्या होता है। ठीक, अगला टॉपिक के लिए देखते हैं। अगला टॉपिक है बैलेंस शीट, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी आपने देखा स्टेटमेंट, आपने देखा, ठीक, किसी भी कंपनी की ग्रोथ देखने के लिए आपने 3 स्टेटमेंट देखे हैं। एक पहला कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट, दूसरा देखा आपने बैलेंस शीट, और तीसरा आपने देखा कैश फ्लो। तो हमने अभी यहाँ पर प्रॉफिट लॉस और अकाउंट को समझा कि इसका उद्देश्य क्या होता है, ये क्यों तैयार किया जाता है। अब बात कर लेते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है और क्यों तैयार किया जाता है। ठीक, हम क्या कर सकते हैं, हम तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट से भी एनालिसिस कर सकते हैं, फिर हम बैलेंस शीट को क्यों बनाते हैं। ठीक, तो आइए देख लेते हैं बैलेंस शीट होता क्या है। ठीक, तो इसके लिए बैलेंस शीट क्या होता है। बैलेंस शीट एक वित्तीय विवरण है जो किसी संस्था की एक निर्धारित तिथि पर उसकी वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। इससे 3 मुख्य घटक होते हैं, इसमें 3 मुख्य घटक होते हैं। बैलेंस शीट क्या होता है, एक निर्धारित तिथि पर एक निश्चित डेट हो जाती है, इस डेट पर उस कंपनी की, उस संस्था की वित्तीय स्थिति क्या है। देखिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो होता है वो यह बताने का कार्य करता है कि साल भर में, वर्ष भर में कंपनी की ग्रोथ क्या रही है, कंपनी ने कुल कितने आय अर्जित किए हैं और कितने कुल व्यय किए हैं, और उस डाटा के आधार पर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है वो दर्शाने का कार्य करता है पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट जो होता है हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है, ये दर्शाने का कार्य करता है। लेकिन जो हमारा बैलेंस शीट होता है ये भी क्या होता है, एक वित्तीय विवरण ही होता है, ये भी वित्तीय विवरण प्रदान करता है, लेकिन एक किसी संस्था की निर्धारित तिथि पर, एक तिथि मान लीजिए कोई एक रैंडम डेट ले लीजिए और इस डेट पर हमें देखना है कि कंपनी की ग्रोथ क्या है। ठीक, कंपनी को ग्रोथ क्या है तो उसको हम देखने के लिए बैलेंस शीट का यूज करते हैं। ठीक, बैलेंस शीट का यूज करते हैं। तो बैलेंस शीट में यहाँ पर 3 मुख्य घटक होते हैं। कौन कौन से मुख्य घटक हैं, पहला कि संपत्तियाँ, एसेट्स, जैसे कि नगद, देनदार, भवन, मशीन। ठीक, एसेट्स मतलब कंपनी के पास खुद की वैल्यू क्या है, उसके पास कितने प्रोडक्ट हैं या फिर कितनी मशीनरी है, कितनी प्रॉपर्टी है, मतलब उसकी संपत्ति क्या है, संपत्ति, एसेट्स। एसेट्स कंपनी के पास प्रेजेंट टाइम में उसके पास कितनी एसेट्स है उसका कैलकुलेशन करना। ठीक, दूसरा है कंपनी के पास दायित्व कितना, लायबिलिटी, जैसे कि ऋण और लेन देन। कंपनी के पास एसेट्स कितना है और कंपनी के पास लायबिलिटी कितनी है, कंपनी ने कितने लोगों से लोन लिया है, कितने लोगों से ऋण लिया है, उसके कितने लेनदार हैं, ये लायबिलिटी होता है। और तीसरा होता है स्वामी।
स्वामी पूंजी या अंशधारक फंड, इक्विटी, कितने लोग हैं, कितने इक्विटी शेयर हैं जो किसी ने लिया है, कितने इक्विटी शेयर धारक हैं। तो ये तीन क्या होते हैं, तीन मेजर इफेक्टिव होते हैं जिनसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं। अब आइए देखिए बैलेंस शीट का पूरा ये निचोड़। देखिए बैलेंस शीट में संपत्ति बराबर क्या होती है, संपत्ति क्या होती है, बैलेंस शीट की संपत्ति क्या होती है, दायित्व प्लस स्वामी पूंजी का संतुलन बैलेंस होता है। इसका उद्देश्य यह जानना होता है कि संस्था के पास क्या क्या संसाधन है और उनकी कितनी देनदारियां हैं। यह संस्था को ऋण चुकाने की क्षमता और निवेश योग्य होने का आकलन करने का एक प्रमुख दस्तावेज होता है। ठीक, जो ये होता है ये बताता है कि अगर देखिए कंपनी के पास एसेट्स है, मान लीजिए कंपनी के पास, हम एक एग्जांपल के साथ समझें, मान लीजिए एक कंपनी है और कंपनी के पास मान लीजिए टोटल 100 करोड़, ठीक 100 करोड़ की उसके पास एसेट्स है। ठीक, मान लीजिए बहुत बड़ा अमाउंट है 100 करोड़, कंपनी के पास 100 करोड़ की क्या है, एसेट्स है, क्या है, एसेट्स है। ठीक, कंपनी के पास 100 करोड़ के एसेट्स हैं और यहाँ पर हम मान लेते हैं कंपनी के पास 80 करोड़ की लायबिलिटी लगी हुई है। ठीक, लायबिलिटी, ठीक, कंपनी के पास 80 करोड़ की लायबिलिटी है और 100 करोड़ के उसके पास एसेट्स हैं। तो अभी क्या है, एसेट्स ज़्यादा हैं, तो क्या है, जब भी चाहे, जिस वक्त चाहे कंपनी क्या कर सकती है, ये 80 लाख का भुगतान कर सकती है। जब भी उसके लेनदार चाहे, कंपनी चाहे तो अपनी लायबिलिटी को ख़त्म कर सकती है। 100 करोड़ उसके पास संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, जब भी चाहे बेचकर उसको 80 लाख भुगतान कर सकती है। फिर भी क्या हो जाएगा, 20 करोड़ का कंपनी के पास प्रॉफिट मार्जिन होगा। ठीक, इस प्रकार अगर आप मान लीजिए कोई कंपनी है, उसके पास क्या है, 10 करोड़ का क्या है, एसेट्स है, 10 करोड़ एसेट्स है, लेकिन कंपनी की लायबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। कंपनी की लायबिलिटी 10.5 करोड़ हो गई। ठीक, 10.5 करोड़, अब कंपनी की लायबिलिटी 50 लाख क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, मतलब 10.5 करोड़ हो गई। लेकिन कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं, केवल 10 ही करोड़ हैं। तो क्या होगा क्या कि कंपनी डाउन रेशियो में जा रही, कंपनी लॉस में जा रही है। अगर कंपनी बंद होती है, ऐसी स्थिति में कंपनी अगर ठप हो जाती है, बंद हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, तो क्या होगा, यहाँ पर निवेशक जो होंगे उनको कहाँ से फंडिंग दी जाएगी। कंपनी के पास जितने खुद के एसेट्स नहीं है, उसके प्रॉपर्टी नहीं है, मशीनरी नहीं है, उससे ज़्यादा तो कंपनी ने लोन ले रखा है, ऋण ले रखा है, लेनदार उसके हैं, तो कहाँ से चुकता करेगी कंपनी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये हमारा बैलेंस शीट जो होता है ये बताता है कि कंपनी क्या है, लॉस में जा रही है, इसमें हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक, तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जो कि कंपनी के हितधारक होते हैं, कंपनी के ऋण लेना चाहते हैं, कंपनी का ऋण पत्र लेना चाहते हैं या फिर कंपनी का शेयर लेना चाहते हैं, वे इसी चीज़ को देखते हैं कि कंपनी का बैलेंस शीट क्या बता रहा है। बैलेंस शीट को देखते हैं और उसके प्रेजेंट टाइम में क्या है, उसके पास एसेट्स कितना है और उसकी लायबिलिटी कितना है। ठीक, और उसके लेनदार कितने, इक्विटी कितने हैं। ठीक, इन चीज़ों को देखता है। अगर वहाँ से दिखाई देता है कि कंपनी क्या है, ग्रोथ में जा रही है, अर्थात उसकी क्या है, एसेट्स से ज़्यादा है, लायबिलिटी कम है, मतलब कंपनी अच्छी है, कंपनी ग्रोथ कर रही है। ठीक, तो यहाँ से हम देख सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर कंपनी की लायबिलिटी ज़्यादा है और क्या है, एसेट्स कंपनी के कम है, तो कंपनी क्या है, डाउन आ रही है, क्या, कंपनी डाउन में आ रही है। मतलब यहाँ पर कंपनी में निवेश करने के लिए खतरा हो सकता है। अगर हम कंपनी में निवेश करते हैं तो हो सकता है कल को कंपनी बंद हो जाए और हमने जितना निवेश किया ये पूरा बर्बाद हो जाए, क्योंकि हमने निवेश किया भाई, हमने कंपनी का शेयर लिया है। शेयर जो होता है, निवेशक जो होता है कंपनी का मालिक बन जाता है, कंपनी का हिस्सेदार बन जाता है। अगर कंपनी मार्जिन कमाती है, प्रॉफिट कमाती है, तब तो उनको लाभांश दिया जाता है। लेकिन अगर कंपनी वहीं पर लॉस में हो जाती है, हानि आ जाती है, तो भाई आप मालिक हो, मालिक को कौन देगा, मालिक तुम ही हो, कंपनी के तुम ही मालिक हो। लाभ होगा तो लाभ मिलेगा, हानि होगा तो हानि मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में जब भी कोई शेयर होल्डर होता है जो कि शेयर लेना चाहता है किसी कंपनी का, वो सबसे पहले यही चीज़ें देखता है किसी भी कंपनी का कि उसका प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या है, साल भर में वह कितना लाभ कमा रही है या फिर हानि कमा रही है, और प्रेजेंट टाइम में वो देखना चाहता है कि इसकी कंपनी के एसेट्स कितना है, लायबिलिटी कितना है, तो बैलेंस शीट चेकआउट करता है। तो ये बैलेंस शीट होता है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे बड़े ही बेहतरीन तरीके से कि बैलेंस शीट क्या होता है और प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या होता है। ठीक, दोनों ही क्या होते हैं, एक वित्तीय विवरण होते हैं, ये स्टेटमेंट बताते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताते हैं कि क्या है कंपनी की ग्रोथ कैसी है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। क्या है,
प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो होता है ये साल भर में बताता है कि कंपनी ने कुल कितना प्रॉफिट कमाया, कुल कितना लॉस कमाया। लेकिन बैलेंस शीट जो होता है ये बताता है कि कंपनी की स्थिति कैसी है, प्रेजेंट टाइम में स्थिति कैसी है, कंपनी के पास लायबिलिटी ज़्यादा है, एसेट्स ज़्यादा है। अगर लायबिलिटी ज़्यादा होगी तो कंपनी की स्थिति खराब है, कंपनी डाउन फ्लो में चल रही है। ठीक, कंपनी के पास जितनी खुद की वैल्यू नहीं है उससे ज़्यादा इसके लेनदार हैं, इसके ऋण है, इसने लोन ले रखा है। तो कंपनी कहाँ से, मान लीजिए कल को कंपनी बंद हो जाती है तो कंपनी कहाँ से भुगतान करेगी, लेनदार को कहाँ से पैसे देगी। तो इसके लिए उसके पास एसेट्स होना चाहिए। ठीक, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अब अगला टॉपिक है कि समावेशन। समावेशन मतलब समामेलन। समामेलन तिथि से तात्पर्य क्या है? समामेलन कहने का मतलब जो इनकॉर्पोरेशन कंपनी का जब समामेलन होता है वो डेट जो होती है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से क्या मतलब होता है। इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, समामेलन तिथि क्या होती है, समावेशन तिथि। तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वह दिनांक होती है जब किसी कंपनी के विधिक रूप से कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज द्वारा कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कर उसे कानूनी अस्तित्व प्रदान किया जाता है। देखिए समावेशन तिथि से क्या तात्पर्य। समावेशन तिथि वह होती है जब कंपनी को रजिस्टर कराया जाता है, कंपनी रजिस्टर्ड होने के लिए जाती है। तो जैसा कि वर्तमान समय में क्या चल रहा है, कंपनी एक्ट 2013 चल रहा है, कंपनी एक्ट 2013 चल रहा है। तो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार जब किसी कंपनी को हमें रजिस्टर्ड कराना होता है तो इसके कई सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत प्रोसेस हैं। मेन रूप से दो प्रोसेस देखा जाता है। एक होता है इसके MOA होता है जिसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं, एक होता है MOI। ठीक, एक होता है MOA। क्या है? MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और एक होता है MOI मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल। ठीक, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मतलब कंपनी के बारे में डिटेल, कंपनी क्या करना चाहती है, कंपनी का क्या नेम रखा गया है, कंपनी का उद्देश्य क्या है, कंपनी किस स्थान पर लगाई जा रही है, कंपनी की पूंजी कितनी इन्वेस्ट की जा रही है कंपनी में, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जिसमें उल्लेख होता है MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, जिसको आपको कंपनी लॉ में डिटेल पढ़ने को मिलने वाला है। ठीक, और मिलता है, आप पढ़ भी चुके होंगे। उसके बाद MOI जो होता है ये मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स होता है। मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स का मतलब कंपनी के भीतर के अंतर्गत, जैसे कि वहाँ पर कितने डायरेक्टर रहेंगे, कितने मैनेजर रहेंगे, कंपनी में लाभांश कैसे वितरण होगा, इसके डिवेंचर कैसे इशू होंगे या फिर शेयर कैसे इशू किए जा सकते हैं, कितने एम्प्लॉय, ये सारी मतलब कंपनी के आंतरिक गतिविधियाँ जितनी होती हैं इन सभी का उल्लेख MOI में होता है। मेमोरेंडम ऑफ क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल के अंतर्गत ये सारी जानकारी उल्लेखित की होती हैं। तो जब कंपनी का रजिस्ट्रार होता है, कंपनी रजिस्ट्रार की जाती है, तो जब रजिस्ट्रार ऑफिस में ये सारे दस्तावेज संपादित किए जाते हैं, वहाँ पर पहुँचाए जाते, दिए जाते, तो रजिस्ट्रार जो होता है वो कंपनी को जब पंजीकृत कर लेता है, कानूनी अस्तित्व दे देता है, कानूनी रूप से कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो जाती है, कानूनी रूप से उसे कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाता है। तब जिस डेट को ये प्राप्त होता है इस तिथि को ही कंपनी का पृथक कानूनी इकाई माना जाता है। ठीक, जिस तारीख को इसे कानूनी अधिकार प्राप्त होता है उसे वही डेट समावेशन तिथि माना जाता है। वह कर्तव्य प्रभावी हो जाते हैं समावेशन तिथि के से पहले किए गए व्यापारिक लेन देन के समावेशन से पूर्व अवधि माना जाता है। ठीक, मतलब जब आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होती है, उसे कानूनी अधिकार प्राप्त होते हैं, उसके पहले, उसके पूर्व अवधि में माना जाता है। ठीक, उससे पूर्व में आपने जो भी कमाया हुआ, जो भी लाभ मार्जिन प्राप्त किए हैं, लाभ कमाए हुए हैं, उस अवधि के लाभ या हानि में पूंजीगत लाभ हानि के रूप में माना जाता है। पूंजीगत लाभ हानि मतलब जो उसके पहले आप लाभ कमा चुके हैं ये आपका क्या होगा, पूंजीगत लाभ होगा। मतलब यहाँ पर अब आपकी कंपनी कानूनी रूप से रजिस्टर्ड हुई है, तो अब यहाँ पर आपने जो लाभ कमाया है उसको यहाँ पर पूंजी के रूप में लगा सकते हैं, उसको पूंजीगत लाभ कह सकते हैं। अगर हानि हुई है तो पूंजीगत हानि कह सकते हैं। और उसका आप रिकवरी कैसे करेंगे इसको हमने फर्स्ट लेक्चर में डिटेल से एक्सप्लेन किया है। ठीक, तो अगर नहीं देखें तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से देख जरूर लेना। ठीक, यह तिथि कंपनी के लेखा विवरणों का एक प्रमुख बिंदु होती है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि समामेलन तिथि क्या होती है, समावेशन तिथि क्या होती है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब जिस तारीख को कंपनी को कानूनी अधिकार मिल रहा है, कानूनी रूप से वह रजिस्टर्ड हो जा रही है, उसी तारीख को, उसी डेट को क्या कहते हैं, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन
कहते हैं। चलिए अब अगला टॉपिक देख लेते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है? तो अगला टॉपिक हमारा है कि समावेशन पूर्व लाभ की गणना की एक विधि का नाम बताइए। देखिए, समावेशन पूर्व मतलब जब कंपनी का एक कानूनी अधिकार नहीं प्राप्त हुआ होता, जब कंपनी को कानूनी अधिकार नहीं प्राप्त हुआ होता है उसके पहले, ठीक, कानूनी अधिकार प्राप्त होने से पहले कंपनी जो लाभ, या कंपनी हो या संस्था हो, कोई भी संस्था हो, संगठन हो, अगर वो कानूनी रूप से नहीं रजिस्टर्ड है, कंपनी एक्ट के तहत नहीं रजिस्टर्ड है, उसके पहले उसने जो लाभ कमाया हुआ है उसकी गणना कैसे की जाती है। ठीक, तो देखिए, समावेशन से पूर्व लाभ की गणना के लिए सबसे सामान्य विधि है समय के अनुपात की विधि। ठीक, टाइम रेशियो मेथड सबसे जो बेस्ट मानी जाती है, टाइम रेशियो मेथड मानी जाती है। इस विधि के अंतर्गत पूरे लेखा अवधि को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। इस विधि के अनुसार क्या होता है, जो आपका पूरा लेखा होता है, पूरा लेखा उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला है कि समावेशन से पूर्व अवधि के, और दूसरा है समावेशन के बाद की अवधि। समावेशन से पूर्व के लाभ की गणना के लिए विभिन्न आय और व्यय को समय के अनुपात में विभाजित किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि समावेशन 1 अगस्त को, क्या है, समावेशन 1 अगस्त को हुआ और लेखा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है, तो पूर्व अवधि 4 माह, अप्रैल, जुलाई और बाद भी अवधि 8 माह मानी जाएगी। इस अनुपात के लिए लाभ हानि का विभाजन किया जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार जैसे कि आपका क्या हो रहा है, कंपनी का रजिस्टर्ड 1 अगस्त को हो रही है, ठीक, लेकिन लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। भाई आपका फाइनेंशियल ईयर क्या चलता है, 1 अप्रैल से चलता है ना, 1 अप्रैल से चलता है और 31 मार्च तक चलता है। कहाँ तक? 31 मार्च तक। अब यहाँ से क्या हो, कंपनी तो रजिस्टर्ड कब हो रही है, कंपनी तो 1 अगस्त को हो रही है, 1 अगस्त को हो रही है। तो अगस्त, 9 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये आपके क्या हो जाएंगे, 8 माह जो होंगे, क्या होंगे, 8 माह। इनका लेखा जोखा अलग होगा और 4 माह का अलग होगा। ठीक, तो इस प्रकार इनका लेखा जोखा किया जाता है। अब अगला है कि लाभ और हानि की गणना में प्रयुक्त समय का विभाजन कैसे होता है। जब हम किसी कंपनी की लाभ हानि का गणना कर रहे होते हैं तो उसमें समय का विभाजन कैसे करते हैं, समय का विभाजन कैसे होता है। तो आइए देखते हैं। लाभ और हानि की गणना में समावेशन तिथि के आधार पर पूरे लेखा को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। अभी हमने बताया कि जैसे कि स्थिति तब बनती है, जैसे कि हमने बताया कि 1 अगस्त को कंपनी कानूनी रूप से लागू हो जाती, कानूनी अधिकार मिल जाता है, लेकिन उसका फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल से 31 मार्च है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 माह जो हो रहे हैं, ये 4 माह जो हो रहे हैं, ये 4 माह कौन से माह हैं, जब कंपनी रजिस्टर्ड नहीं थी, मतलब उसको कानूनी अधिकार नहीं प्राप्त हुए थे। ठीक, उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 8 माह जो हो रहे हैं, ये क्या हैं, ये कंपनी को कानूनी अधिकार प्राप्त होने के बाद हो रहे हैं। तो भाई अब इनका प्रॉफिट लॉस अकाउंट इस प्रकार बनाया जाएगा ना, ये जो 4 माह में यहाँ पर इन्होंने लाभ कमाया हुआ है इसका अलग से एनालिसिस किया जाएगा, और जो 8 माह का है ये तो भाई कानूनी रूप से कंपनी क्या हो गई है, कानूनी रूप से कंपनी अधिकृत हो गई है, तो इसका पीएल अकाउंट अलग से बनेगा भाई, क्योंकि ये कंपनी रजिस्टर्ड होने से पहले 4 माह का, ये कंपनी रजिस्टर्ड होने के बाद 8 माह का है। तो ये 2 पार्ट में इस प्रकार डिवाइड करके इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा जाता है। ठीक, तो पहला है समावेशन से पूर्व अवधि। ठीक, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, यहाँ वह समय होता है जब कंपनी का विधिक अस्तित्व नहीं होता लेकिन व्यवसाय कार्यरत होता है। कंपनी में व्यवसाय चल रहा है, कंपनी चल रही है, ग्रोथ कर रही है, लेकिन क्या होता है, कंपनी को कानूनी अधिकार नहीं प्राप्त हुआ होता, ऐसा समय होता है। ठीक, अगला होता है समावेशन के बाद अवधि, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, वह अवधि जब कंपनी पंजीकृत हो चुकी होती है। हमने अभी वही बताया कि जैसे कि स्थिति तब बनती है जैसे कि कंपनी अगस्त में उसको कानूनी अधिकार मिल रहा है, नवंबर में मिल रहा है, सितंबर में मिल रहा है, या फिर फाइनेंशियल ईयर के बीच में मिल रहा है, तो होगा क्या भाई, उसको 2 पार्ट में जाहिर सी बात है बांटना पड़ेगा आपको। जो पार्ट पहले होगा जो कि रजिस्टर्ड होने से पहले का समय होगा, और कुछ पार्ट होंगे, कुछ माह होंगे जो रजिस्टर्ड होने के बाद होंगे। ठीक, तो इस प्रकार 2 पार्टों के आधार पर किया जाता है। इस समय के विभाजन के आधार पर आय और व्यय के अनुपात में टाइम रेशियो या बिक्री अनुपात रेशियो, सेल्स रेशियो में विभाजित किया जाता है। जैसे वेतन जैसे खर्च समय अनुपात में और बिक्री आधारित खर्च बिक्री अनुपात में विभाजित किए जाते हैं। यह विभाजन लाभ हानि को उचित रूप से बांटने के लिए आवश्यक होता है। ठीक,
तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपको समझने थे, बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक, अब यही सारे क्वेश्चन जो हैं जैसे कि लॉन्ग में आ जाते हैं। लॉन्ग में प्रश्न पूछ लेता है आपको कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर देख लीजिए कि डिवेंचर के विभिन्न प्रकारों का उदाहरण सहित समझाइए। डिवेंचर क्या होता है, इसके विभिन्न प्रकारों को उदाहरण सहित समझाना है। आइए इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, कि डिवेंचर क्या होता है और इसको उदाहरण सहित अगर हमें समझाना है। देखिए, डिवेंचर एक ऋण पत्र है जिन्हें कंपनियां अपने दीर्घकालिक पूंजी की आवश्यकताओं के लिए पूर्ति हेतु जारी करती हैं। डिवेंचरधारी कंपनी के लेनदार होते हैं और उन्हें एक नियत ब्याज मिलता है। डिवेंचर कई प्रकार के हो सकते हैं जो उनके स्वरूप, भुगतान या स्थिति तथा अन्य शर्तों के आधारित पर होते हैं। नीचे डिवेंचर के क्या हैं, प्रकार हैं। ठीक, देखिए डिवेंचर क्या होता है, कंपनी का एक ऋण पत्र होता है। कंपनी इसे कब इशू करती है, जब उसे दीर्घकालिक पूंजी की आवश्यकता होती है। दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है, उससे बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट की आवश्यकता होती है और एक लंबे समय के लिए होती है। तब कंपनी क्या करती है, वो ऋण पत्र इशू करती है। ठीक, डिवेंचर इशू करती है। डिवेंचर के प्रकार कई सारे प्रकार होते हैं जैसे कि सुरक्षित डिवेंचर, सिक्योर्ड डिवेंचर। सिक्योर्ड डिवेंचर मतलब जब डिवेंचर होते हैं इसके साथ कोई सिक्योरिटी दी जाती है। ये डिवेंचर कंपनी के किसी परिसंपत्ति के विरुद्ध सुरक्षित होते हैं। यदि कंपनी भुगतान नहीं कर पाती है, यदि कंपनी डिवेंचर का भुगतान नहीं कर पाती है तो डिवेंचरधारी उस संपत्ति पर दावा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी कंपनी ने अपने प्लांट को गिरवी रखकर डिवेंचर जारी किया है। मतलब अगर हम तुम्हारे डिवेंचर का पैसा वापस नहीं कर पाएंगे एक निश्चित समय के बाद, जो कि वापस करना पड़ता है कंपनी को, अगर कंपनी नहीं वापस कर पाती है तो जो ऋणधारी होंगे, डिवेंचरधारी होंगे, वो क्या करेंगे, उस जो गिरवी रखी रहेगी कंपनी, उस प्रॉपर्टी पर, उस वैल्यू पर वो अपना दावा पेश कर सकते हैं, वो दावा कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद होता है असुरक्षित डिवेंचर। असुरक्षित डिवेंचर वही सुरक्षित डिवेंचर का जस्ट उल्टा। इन्हें गारंटी के बिना जारी किया जाता है, केवल कंपनी की साख पर आधारित होते हैं। उदाहरण XYZ लिमिटेड कंपनी ने बिना किसी संपत्ति के गिरवी रखे 5 साल के लिए डिवेंचर जारी कर दिया। ठीक, मतलब जैसे कि कंपनी ने कुछ गिरवी रखकर क्या है, डिवेंचर जारी किया है, अगर हम नहीं लौटा पाएंगे तो हमारी ये प्रॉपर्टी तुम ले लेना। लेकिन अगर हम ऐसे कर दें, अनसिक्योर्ड डिवेंचर लॉन्च कर दें, तो भाई हम बाद में चेंज हो सकते हैं, बाद में बदल सकते हैं, तो वहाँ से क्या कर सकते हैं, ये असुरक्षित डिवेंचर होता है। उसके बाद आपका आता है कन्वर्टिबल डिवेंचर। ठीक, कन्वर्टिबल डिवेंचर क्या होता है, जो कि समय के बाद क्या हो सकता है, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। वे कन्वर्टिबल डिवेंचर होते हैं। इन्हें एक निश्चित अवधि के बाद इक्विटी शेयर में बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए ABC लिमिटेड ने 7% कन्वर्टिबल डिवेंचर जारी किए हैं, जिन्हें 3 वर्ष के बाद शेयर में बदला जा सकता है। अगर आप चाहें तो 3 वर्ष बाद इसको आप क्या कर सकते हैं, इक्विटी शेयर में चेंज करा सकते हैं। उसी तरह नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर होता है जिसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। एक होता है रिडीमेबल डिवेंचर, जिन्हें एक निश्चित अवधि के बाद किस्तों में वापस किया जाता है। एक होता है इनरिडीमेबल डिवेंचर, इन्हें तब तक वापस नहीं किया जाता जब तक कंपनी समाप्त ना हो जाए। ठीक, तो ये होते हैं डिवेंचर के प्रकार। आई होप आप सभी को ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।